हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। जो ये सीरीज चल रही थी हमारी ज्योग्राफी से संबंधित पीवाईक्यूज की, इसको एक कदम आगे और बढ़ाएंगे। जैसा कि आपसे हमने वादा किया है, इसमें आपको हम 10,000 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपके पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू मिक्स रहेंगे। इसमें अभी तक हमने टीजीटी के पेपर सॉल्व किए थे, जो कि 2021 से लेकर के 2001 तक के पेपर हमने सॉल्व कर लिए। उसके बाद में एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ था आपका 2018 का, उसको डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं पीवाईक्यू से, ये इनको लिया गया है, इनको देखेंगे। ये आपके महत्वपूर्ण होंगे सभी के लिए, चाहे आप नेट का पेपर दें, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, केबीएस या फिर एनवीएस किसी का भी एग्जाम दें, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर जीएस बाय दिवाकर सर नाम से सर्च करेंगे, वहाँ से आपको ऐप मिल जाएगा, जिसमें कि आपको लॉगिन करने पर कोर्स एंड बैचेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। टोटल 50 क्वेश्चन इसमें है, इनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि इसमें 3 युग्म गलत दिए गए हैं, कोई एक है वो बिल्कुल सही दिया गया है। किलिमंजारो अगर आपको पता हो तो ये आपका चिली में नहीं है, चिली की बजाय ये है तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में आपका है किलिमंजारो। अगर एल्ब्रुस देखा जाए तो एल्ब्रुस आपका रूस में है, ना कि थाईलैंड में है। एकांकोगुआ अगर आपको पता हो तो ये आपका अर्जेंटीना में है, कनाडा में नहीं है। माउंट किनाबालू ये आपका मलेशिया में, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी के आपके गलत हो जाएंगे। इनके आप याद रखेंगे, किलिमंजारो तंजानिया में हो जाएगा, एल्ब्रुस आपका रूस में हो जाएगा, एकांकोगुआ हो जाएगा आपका अर्जेंटीना में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मालदीव निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मालदीव स्थित है आपका हिंद महासागर में, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है? तो नियोजित नगर आपका कोलकाता है या मुंबई है या फिर दिल्ली है या फिर चंडीगढ़ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन, चंडीगढ़ आपका ये कैसा है, नियोजित नगर के रूप में आता है। अगर देखा जाए तो कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली ये सभी कैसे हैं, आपके प्राचीन नगर हैं, जो कि आबाद क्षेत्र हैं पुराने टाइम से ही। इसमें क्या है, बसाव काफ़ी रहा है देखने को। लेकिन अगर नियोजित नगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो चंडीगढ़ का प्लान किया था वो किसने किया था? ली कार्बूजियर ने 1951 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खैरी एक नस्ल है, खैरी किसकी नस्ल है? ये नस्ल है आपकी भेड़ की, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान में ये नस्ल आपको देखने को मिलेगी खैरी की। ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? राजस्थान में भी। अगर आप जाओगे जोधपुर साइड में या फिर नागौर साइड में, पाली के जो ज़िले हैं वहाँ पे ये आपकी पाई जाती है। और जो खैरी भेड़ राजस्थान में सफ़ेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। किस तरह की है ये? सफ़ेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ऊन कैसी मिलती है इनकी? सफ़ेद, खैरी भेड़ की है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं, यानी कि दक्षिण से जाएंगे उत्तर की ओर मैदान से, यानी कि उत्तरी मैदान से हम जाएंगे कहाँ पे? हिमालय तक जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं, क्या हमें देखने को मिलता है? तो इसमें देखने को मिलता है हमें बलित पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। हिमालय कैसा है आपका? बलित पर्वत है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? बलित पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्रों को समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में चुनिए, यानी कि इसमें कहाँ से चुना गया है? निम्न हिमालय क्षेत्रों में समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका काराकोरम आएगा। काराकोरम के बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में जास्कर, जास्कर के बाद में पीर पंजाल, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये अब आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डंकन दर्रा या फिर डंकन पास किसके बीच में स्थित है? तो ये स्थित है आपका दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में आपका डंकन पास स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? जो लघु हिमालय में स्थित दर्रा है वो है आपका बारामूला दर्रा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी जो बुर्ज ज़िला व जोजिला दर्रा है आपका पंजाब हिमालय में देखने को मिलता है।
ये किसमें आपका पंजाब हिमालय में देखने को मिलता है। सिपकिला आपका बृहद हिमालय का पार्ट है और ये पंजाब हिमालय भी आपका किसका पार्ट है, बृहद हिमालय का है। ठीक है, सिपकिला कहाँ का, ये हिमाचल प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट डिलीट कर लें। भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा जा सकता है। तो भारत की भौगोलिक संरचनाओं को अगर आप बांटेंगे तो वो संरचना हो जाएंगी 4। कौन कौन सी संरचना हो जाएंगी, उत्तर पर्वतीय प्रदेश हो जाएंगे, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार हो जाएगा सेकंड पे, विशाल मध्यवर्ती मैदान हो जाएंगे, एंड तटवर्ती मैदान या फिर और द्वीप समूह, ये हो जाएंगे आपके 4 पार्ट। किसके हैं ये, भारत की भौगोलिक संरचना को 4 भागों में बांटा गया है या फिर बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। 10 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं। तो वो है आपका बैरन द्वीप, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बैरन द्वीप में आपके कैसे ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके सक्रिय ज्वालामुखी। और एक और है इसके साथ में नारकोंडम। ठीक है, नारकोंडम आपका द्वीप है, इसमें भी सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो बैरन और नारकोंडम आपके सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। कोरी क्रीक स्थित है, कोरी क्रीक आपका स्थित है कच्छ के रण में, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कोरी क्रीक का कहाँ पे स्थित है, ये कच्छ के रण में। नेक्स्ट देखते हैं इसका, शीर्ष दीवार हेड वॉल निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका एक भाग है। शीर्ष दीवार अगर आपको बताया जाए तो ये आपका भाग है सर्क का। सर्क आपका बनता है शीर्ष दीवार, इसमें बनती है एक इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भाग हो जाता है दीवार किसका, सर्क का हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नांकित संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण कृषि पेटियों में किसे अमेरिकी कृषि का हृदय कहा जाता है। तो अमेरिकी कृषि का हृदय कहा जाता है आपके मक्का की पेटी को, यानी कि आपको पता होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संपूर्ण पशुपालन उद्योग होता है, मक्का की फसल पर भी यहाँ पे ये निर्भर होता है। यानी कि जो कृषि है मक्का है और जो पशुपालन है वो किस पर निर्भर है आपका, यहाँ पे अब संयुक्त राज्य अमेरिका का वो निर्भर है मक्का की कृषि पर। इसका प्रयोग यहाँ पर सूअर भी करते हैं, मुर्गी पालन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये आप जो मक्का है उसका निर्यात किया जाता है, यूरोपीय देशों को भी इसका निर्यात किया जाता है। इसे इसलिए बोला जाता है अमेरिकी कृषि का हृदय, इसलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, मक्का के पश्चात यहाँ पर एक और कृषि देखने को मिलती है, कपास है, गेहूँ है, ये भी अमेरिका की कैसी है महत्वपूर्ण कृषि हो जाती है, लेकिन मक्का फर्स्ट पर रह जाता है। यहाँ पे जो अभी डेटा आया था 2020 एवं 21 का, उसमें मक्का का उत्पादन जो था अमेरिका का फर्स्ट नंबर पर था, इसलिए किसको बोला जाता है अमेरिका कृषि का हृदय बोला जाता है मक्का पेटी को। ठीक है, सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है, सिलिकॉन किसके लिए प्रसिद्ध है आपकी, ये प्रसिद्ध है कंप्यूटर चिप के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलिकॉन घाटी कंप्यूटर चिप के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए ये है कहाँ पे आपकी सिलिकॉन वैली, ये आपकी है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नव्यकरणीय संसाधन है, यानी कि रीयूजेबल संसाधन आपका कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वन आपका कैसा है, रीयूजेबल या फिर नव्यकरणीय संसाधन है। बाकी के अगर आप देखा जाए तो कोयला हो गया, खनिज हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी कैसे हैं आपके अनवीकरणीय संसाधन हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल आधारित होता है, ये किस पर होता है, अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल होता है ये होता है आपका निर्णय लेने वाले तत्वों के समूहों पर आधारित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है निर्माण क्षमता के आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव रखी जाती है, यानी कि इससे कितना निर्माण हो सकता है उसी के आधार पर हम उस अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं। तो निर्णय लेने वाले तत्व कैसे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, कहाँ पे कैसी जगह है क्या है ये हमें सबसे पहले देखना पड़ता है। तो निर्णय लेने के तत्व समूह पर अर्थव्यवस्था का मॉडल आधारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हडसन मोहक घाटी स्थित है, ये आपकी स्टेट है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन होते नहीं है बनाए जाते हैं, ये आपका किसने दिया था कथन, सी हो जाएगा आपका जिम्मरमैन ने ये कथन दिया था।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिमरमैन काफ़ी फेमस है इस कथन के लिए, संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। इन्होंने कहा था कि संसाधन तब तक वो संसाधन नहीं माने जाएंगे जब तक कि वो हमारे यूज में नहीं आ रहे हैं। जिस दिन वो हमारे यूज में आ जाएंगे उनको संसाधन की संज्ञा में रख दिया जाएगा। ठीक है। आदिवासियों की स्थापना में क्या होना चाहिए? धार्मिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण रहते हैं, या फिर राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण रहे, या फिर आर्थिक कारक महत्वपूर्ण रहे, या फिर उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब अधिवासियों की स्थापना होती है वहाँ पर धार्मिक सांस्कृतिक कारक भी देखने को मिलते हैं, राजनीतिक कारक भी देखने को मिलते हैं, और आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यानी कि सभी सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्षेत्र में मानव अधिवासन के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो वो थे आपके ए के फिल्बर्ग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने दिया था क्षेत्र में मानव अधिवासन के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ठीक है। इन्होंने बोला था जो आदिवास में रहने वाले मनुष्य हैं उनके समानांतर व्यवसाय को 3 बृहद श्रेणियों में बांटा था। इनको प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय में इन्होंने वर्गीकृत किया था। किसने किया था? ए के फिल्बर्ग ने। और जनसंख्या के व्यवसायों का प्रभाव आदिवासियों की गृह योजना पर भी पड़ता है, सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी पड़ता है, जीवन पद्धति पर भी, सांस्कृतिक, इन सभी पर इनका दिखाई पड़ता है, ये भी इन्होंने बताया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? 21 में आपका सही हो जाएगा। जो गद्दी जनजाति है उनका सबसे बड़ा जो व्यवसाय है, सबसे मेन है, वो हो जाएगा आखेट। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय आखेट होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति दी गई है तथा उनके राज्य दिए गए हैं। कौन से जनजाति कहाँ पे देखने को मिलती है? तो आपको देखा जाए तो इसका सही हो जाएगा कुकी जनजाति आपको मणिपुर में देखने को मिलती है। बक्करवाल जनजाति आपको जम्मू कश्मीर में, मोपला देखने को मिलती है केरल में, और डाफर आपको देखने को मिलती है गुजरात में। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। ये आपकी जनजाति हो गई, उनसे संबंधित राज्य हो गए। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको हम क्लियर करा देंगे। ठीक है। घबराइएगा नहीं कि हमने गलत पढ़ा दिया है। अगर फ्लो में बोलने में कुछ गलत हो जाता है तो भी आप बता दीजिएगा। चलिए इसमें सूची 1 में सूची 2 दी गई है। कौन सी जनजाति कहाँ पे मिलती है इसको देख लेते हैं। बांटू मिलती है आपकी मध्य अफ्रीका में, ये सही हो जाएगा आपका। इनका मिलती है पेरू में, जारवा मिलती है अंडमान में, और लेप्स मिलती है स्कैंडिनेवियाई प्रदेश में। तो ये आपके सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सॉरी, इसका जो जारवा मिलती है स्कैंडिनेवियाई में और लेप्स मिलती है अंडमान में। बाकी बांटू मध्य अफ्रीका में और इनका पेरू में। ये सही हो जाएगा आपका। ओहो क्या हो रहा है, ये सभी के सभी ही सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बांटू मध्य अफ्रीका की होगी, इनका पेरू की होगी, जारवा अंडमान की, एवं लेप्स हो गई स्कैंडिनेविया की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी? तो वो कौन सा टाइम था वर्ष का जहाँ पे विश्व की जनसंख्या 1 अरब पहुँच गई थी? तो वो था आपका टाइम 1850 का टाइम था, जब जनसंख्या 1 अरब के पार हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का जन्मजात कहलाता है, यानी फिर जन्मदाता कहलाता है? मानव भूगोल किसने दिया था? ये दिया था आपके फ्रेडरिक रेडजेल ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। इनकी बुक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, वो भी काफ़ी फेमस थी। मानव भूगोल के क्रमबद्ध अध्ययन पर इन्होंने इनका प्रारंभ किया था। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी ये बुक भी आप इनकी याद रखेंगे। एक मिनट रफ कर लें। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये इनकी बुक थी फ्रेडरिक रेडजेल की। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अरब भूगोलवेत्ता ने सर्वाधिक व्यापक रूप में यात्राएं की और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था? तो वो आपके काफ़ी फेमस थे, इब्न बतूता। इसमें डबल टी आता है, तो टी से ट्रैवलर, टी से बतूता है। आप 2 टी से याद रख सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्होंने काफ़ी यात्राएं की थी और अपना यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने लिखा था। ठीक है।
इनको अरब जगत का मार्को पोलो भी कहा जाता है, इब्न बतूता को। इनकी पुस्तक थी रेहला, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध थी, यात्राओं का इसमें वर्णन लिखा गया था। रेहला ये इनकी बुक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है। किसके द्वारा ये परिभाषित किया गया था या फिर प्रतिपादित किया गया था? तो ये परिभाषित किया गया था आपका ईसी सैम्पुल के द्वारा, जो कि एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई थी। किसका? मानव भूगोल से भी ये जुड़ी हुई थी। ये किसने दिया था? आपका ईसी सैम्पुल ने। ये थी आपकी रेड जेल की शिष्याँ थीं। किसकी थी ये? रेड जेल की ये शिष्याँ थीं। और इन्होंने ये बोला था मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है, ये इन्होंने बोला था। मनुष्य भूतल की उपज है, ये भी इन्होंने बोला था। किसने? ईसी सैम्पुल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेड जेल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है? रेड जेल की महत्वपूर्ण पुस्तक आपको अभी हमने बताया था, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी एंथ्रोपोजियोग्राफी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था? कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था आपके इमैनुअल कांट ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन होता है, वो होता है आपका शैवाल तल तथा भित्तियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो प्रवाल का विकास होता है या फिर जो शैवाल होते हैं उनका विकास होता है वो कितने पर होता है? उनके लिए टेम्परेचर चाहिए आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री जो सेंटीग्रेड का होता है तापमान, वो काफ़ी उनके लिए बेहतर होता है। उनके लिए इतने ही तापमान पर वो जीवित रह पाते हैं, नहीं तो वो मर जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इनकी जो गहराई चाहिए इनको 200 से 250 फीट के अंदर की इनको गहराई चाहिए। इससे अधिक गहराई पर जाएंगे तो उनको प्रकाश नहीं मिलता, जिसके कारण के शैवाल की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा में निम्नलिखित किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये अधिनियम आया था आपका 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था, जो कि कहाँ पर पारित हुआ था? लोकसभा ने पारित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है। यानी कि जो वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादों द्वारा आत्मसात कर ली जाती है ऊर्जा, यानी उसकी संपूर्ण मात्रा को बोला जाता है सकल प्राथमिक उत्पाद, इसको बोला जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत जो तथ्य होता है, किस पर वो इसका बेस माना जाता है, वो है आपका ऊर्जा प्रवाह। इसी के कारण आपका पारिस्थितिक तंत्र जो चलता है, बेस ये का आपका यही है। अगर ऊर्जा प्रवाह नहीं होगा तो पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आसन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। सीमा संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है आपका इकोटोन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया के मानस, एक मिनट, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र के महत्व को किसने पहली बार बन दिया था? तो वो दिया था आपका ए.जे. गोल्ड ने। एस.जे. गोल्ड, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? बादलों का अगर वर्गीकरण देखा जाए तो सबसे पहले प्रस्तुत किया था ल्यूक हॉबर्ड ने। डी ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा। इन्होंने बादल का परत बताई थी कई सारी। बादलों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था ल्यूक हॉबर्ड ने किया था। यानी कि नेफोमीटर से इन्होंने गति एवं दिशा का मापन किया था। 10 भागों में इन्होंने बांटा था। पहला था इन्होंने ABCD में 4 भागों में बांटे थे। उसके बाद में इन्होंने इनके जो जो बांटा था, उप वर्गीकरण किया था, वो 10 भाग थे टोटल थे। जैसे मध्य उच्च मेघ हो जाएगा, उच्च मेघ, निम्न मेघ या ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ, इस तरह से इन्होंने मेघों को बांटा था। ये आपको हम डिटेल में कराएंगे जब आपका डिटेल सेशन लेंगे उसमें। अभी सिर्फ PYQ डिस्कस कर रहे हैं, इनके आंसर क्वेश्चन आपको देते जाएंगे। ठीक है, जब डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे दूसरा बैच में, उसमें आपको हम बादलों के सभी का मतलब सभी क्वेश्चन का डिटेल कराएंगे, थ्योरी जो क्लास होगी उसमें। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आपको देखने को मिलता है फंडी की खाड़ी में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। अगर भारत में पूछा जाए भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है, तो वो आता है आपका खंबात की खाड़ी में, ये भारत में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितना गुना अधिक है? तो ये बल आपका अधिक है 2.17 गुना अधिक है। किसका? सूर्य के बल से चंद्रमा का बल अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है। यानी कि जब उच्च ज्वार आता है और निम्न ज्वार आता है उसके बीच में जो जल का औसत स्तर होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका ज्वारीय रेंज। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में किसके तट के साथ ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से तट पर पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ? ये पाई जाती है आपके क्वींसलैंड के पास में आपके ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? औसत ऊंचाई एवं गहराई इनको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इनको प्रदर्शित किया जाता है आपका उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है उसकी शुरुआत अगर करता है तो वो है आपका उष्णकटिबंधीय पूर्वी धारा, इन्हीं के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है? अगर जल चक्र में जो वाष्पीकरण आता है उससे जस्ट पहले क्या आता है, ये इसमें पूछा गया है। तो इससे सबसे जो वाष्पीकरण आता है इससे ठीक पहले आपका आता है तापमान, यानी ताप मिलता है उसके कारण यहाँ पे वाष्पीकरण होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यूबीआई पराबैंगनी सूचकांक कब अस्तित्व में आया था? तो ये यूबीआई पराबैंगनी सूचकांक आपका अस्तित्व में आया था 1990 के दशक में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका फिर से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो पराबैंगनी सूचकांक यानी पराबैंगनी किरणें होती क्या है? ये जो ओजोन गैस होती है पराबैंगनी किरणों को कुछ अंश तक अवशोषित कर लेती है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है। वो जो ओजोन गैस होती है उत्तरी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे मिलती है? आपको 15 से 35 किलोमीटर के बीच में सर्वाधिक ये पाई जाती है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पार्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। घटक दिए गए हैं तथा शुष्क वायु में उनकी मात्रा दी गई है। तो कौन सा? नाइट्रोजन अगर आपको पता होगा, नाइट्रोजन की मात्रा है 78.08%। ऑक्सीजन की मात्रा आपको पता होगा, ऑक्सीजन आपकी मिलती है 20.94%। ऑर्गन अगर आपको पता हो तो ऑर्गन की मात्रा है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 0.03। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा यहाँ पे 4th, ए का डी हो जाएगा, बी का हो जाएगा सी एंड सी का हो जाएगा ए। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। विषुवत रेखा के निकट सूर्यातप उच्च तथा समवहन सशक्त होता है। तो इसमें आपको असंसन रीजन में क्वेश्चन दिया गया है। असंसन रीजन में इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हो जाएंगे क्योंकि क्षोभमंडल में मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा के निकट में सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है तथा समवहन सशक्त होता है, समवहन इसमें काफ़ी होता है, इसी के कारण क्षोभमंडल की मोटाई ज़्यादा होती है। तो ये आपका रीजन भी सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही से व्याख्या कर रहा है, ए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? ओजोन परत की ऊंचाई पूछी गई है, तो ये हो जाएगी आपकी ओजोन परत की ऊंचाई 15 से 60 किलोमीटर हो जाएगी। ये जो है ओजोन की मैक्सिमम ऊंचाई है, यानी कि जो पूरी ऊंचाई है वो है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है तो वो होती है आपकी 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। लेकिन यहाँ पे टोटल ऊंचाई पूछी गई है तो वो हो जाएगा आपका 15 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई हो जाएगी, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है आपकी हाइग्रोमीटर के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई कितनी होती है? ट्रोपोपॉज जो कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली जो परत होती है उसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। इसकी हाइट पूछी गई, तो हाइट होती है इसकी 17 से 18 किलोमीटर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट इसमें पूछा गया है। NLR नॉर्मल लैप्स रेट कितनी होती है क्षोभ मंडल में तापमान की? तो वो होती है आपकी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड किलोमीटर पर होती है ये। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका फिर से सही हो जाएगा। तो ये हो गई टोटल आपके 50 क्वेश्चन जो कि संबंधित थे ज्योग्राफी से। ये PYQs थे जो कि आपके पूछे गए थे TGT, PGT, NBS अन्य परीक्षाओं में ये पूछे गए थे, जहाँ से हमने इनको इकट्ठा किया है। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही आपको पर डे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। चैनल को आप लाइक कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।